बस बस बातें बंद कर दो। कल हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करना स्टार्ट करी थी, नाम थे ह्यूमिडिटी, हाँ जी, और ठीक है जी। एक सेकंड रिवाइज करो, मैं ढूंढ लूँ ज़रा अपने नोट्स कहाँ पे रख दिए मैंने। एक तो मेरे नोट्स कहाँ गुम हो जाते हैं, मुझे खुद पता नहीं चलता है यार। अनुभव, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? कशिश जी, आपकी ऐसे तो क्लासेस लगेंगी ही नहीं। कैसे करोगे आप कवर सिलेबस? कैसे? हवा से? जब समझ ही नहीं आएगा कुछ, फिर सिलेबस कवर करने का क्या फ़ायदा है? हाँ जी अनुभव, बताइए आप। हाँ जी, वाटर वेपर जब एयर में प्रेजेंट होता है, और कुछ मॉइस्चर क्या होता है अनुभव? व्हाट इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी? कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी? मीना जी, एक सेकेंड, मीना जी आप बताएंगे व्हाट इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी? व्हाट इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी को क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी में नहीं, वैसे डेफिनेशन कुछ भी जो आपको समझ आया था वो आप बता दो। जरूरी नहीं है कि आपने बड़ा ही अच्छे शब्दों में उसको बताना है, जैसे आपको समझ आया था, जैसे सिंपल भाषा में, जैसे आप मैंने समझाया था वैसे समझा दो। कनिका, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो। ना 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 ना, ये क्या बात हुई, आप बताओ। हाँ, एक हवा है कोई ना, ठीक है, उसमें कितनी क्षमता है एक वाटर वेपर को होल्ड करने की, समझ रहे हो? जैसे मान लो ये हवा का एक पार्सल है, ठीक है, ये हवा का एक पार्सल है और एक पार्सल है ये, समझ गए? दोनों में वाटर वेपर बराबर है, समझ रहे हो? वाटर वेपर दोनों में कितना है? बराबर है। मान लो इसमें भी इतना है, इसमें भी इतना है, तो आप देखोगे कि इसकी कैपेसिटी जो है कम है एज कम्पेयर टू इसके। कैपेसिटी मतलब अभी इसमें जगह बाकी है और ज्यादा होल्ड करने की, जबकि इसमें जगह कम बची है, समझ रहे हो मेरी बात? एक हवा के पार्सल में या हवा में वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता को क्या कह देते हैं हम? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। और मैंने आपको कहा था ये किस पे डिपेंड करती है? जैसे ही हम ऊपर जाते हैं या टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जहां ज्यादा है वहां पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है? ज्यादा, समझे मेरी बात? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, मान लीजिए उधर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का गोला इतना है, जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का गोला इतना ही है, समझ रहे हो मेरी बात? अब जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ऊपर जाने से कम होगा, जमीन पे भी कभी कभी टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि सर्दियों में, मैंने बोला था ना, सर्दियों में ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती है एयर में, इसी कारण जो है हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं, यही कारण था ना। गर्मियों में क्या होता है? कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस एयर पार्सल में क्या है? कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा मॉइस्चर ले लेता है। सर्दियों वाले एयर पार्सल में उतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी, इसलिए ज्यादा नहीं ले पाता, इसलिए फैन यूज करने पड़ते हैं हमें, ताकि वो उसको ट्रांसफर करता रहे इधर से उधर, इधर से उधर, समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए ये आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इतनी है और इसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की पावर कितनी है? इतनी। थोड़ा ऊपर की टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है ना, मॉइस्चर तो इतना ही बचेगा, लेकिन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिक्रीज होगी, मतलब क्षमता डिक्रीज होती जा रही है, गोला धीरे धीरे छोटा करती जाऊंगी मैं,
ठीक है, ये गोला उतना ही है, वाटर वेपर तो उसने ले लिया ना जितना लेना था, ऊपर जाके वाटर वेपर थोड़ी बढ़ेगा घटेगा, वो तो उतना ही रहेगा। कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो इसमें कैपेसिटी अब इतनी सी रह गई, गोला उतना ही है, ऐसे मान के चलो कि ये उतना ही है, बस बाहर वाला गोला क्या कर रहा है, छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। एक टाइम आएगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, वाटर वेपर, और इतना ही क्या रह जाएगा आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और ये टाइम होगा सैचुरेशन का, और ये टाइम होगा बारिश का। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अब उसमें होल्ड करने की क्षमता ही नहीं बची है। मान लो मैं हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास कैपेसिटी ज़्यादा है कुछ खाने की, ठीक है, खाया मैंने, फिर थोड़ा ऊपर गई, अभी थोड़ी सी और बची है कैपेसिटी, और खाया, फिर कम धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। एक टाइम आएगा कि मेरी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और मुझे उल्टी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? समझे ना? तो समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश? या तो ऐसे इमेजिन करो कि मान लो आप रात को सिर्फ 10 तक पढ़ सकते हो, 10 बजे तक पढ़ सकते हो, ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन आपकी कैपेसिटी डिपेंड भी करती है किस पे? कॉफी पे, कि अगर आपको 1 कप कॉफी पिला दी जाए तो आप 4 घंटे और चल सकते हो, ठीक है, मतलब 2 बजे तक सो सकते हो। तो यानी कि जहां टेम्परेचर डिक्रीज हुआ नहीं, यानी कि जब आपको कॉफी मिली नहीं, उस दिन आपकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी और उस दिन आप 10 बजे ही सो जाओगे। समझे मेरी बात? यानी कि अभी तक ये पार्सल नीचे है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वाटर वेपर उतना ही है, ये याद रखना, वाटर वेपर कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर थोड़ी उसको ओशियंस और वो मिलेंगे, वो तो जो उसने उठा लिया जितना है उसके अंदर उतना ही रहेगा। जैसे ऊपर जाएगा वाटर वेपर उतना ही है, कैपेसिटी कम होती जा रही है। एक टाइम आएगा कि अब वाटर वेपर उतना ही, लेकिन कैपेसिटी बिल्कुल नहीं बची है, और उसको होल्ड करने के इसलिए उसको छोड़ देगा और वो बारिश हो जाएगी। समझे मेरी बात? हालांकि बारिश ऐसे नहीं हो जाती, वो मैं बताऊंगी, बट समझ गया आप मेरी बात की सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा उसका? समझे आप मेरी बात? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसको दिक्कत आ रही है अभी भी समझने में? तो बताओ, है कोई? नहीं है ना कोई? बताऊं एक बार फिर से? देखो बेटा, ह्यूमिडिटी यानी कि एयर में वाटर वेपर, उसको ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं ना, आर्द्रता उसी को बोल रहे हैं। यानी कि एक हवा का जो पार्सल है, यानी कि एक कुछ हवा जो है उसमें कितनी कैपेसिटी है एक वाटर को होल्ड करने की। किसी में कैपेसिटी ज्यादा होती है खाना खाने की, कोई 1 किलो चावल भी निपटा सकता है, कोई 100 ग्राम में निपट सकता है ना? समझ रहे हो? तो अलग अलग कैपेसिटी है ना, डिपेंड करता है किसकी क्या कैपेसिटी है। वैसे ही एयर की कैपेसिटी डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर कम होगा तो हवा की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी? कम। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा हवा की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा। समझ रहे हो? समझ गए? अब समझ आई? जैसे जैसे ये एक एयर पार्सल है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है, मतलब अभी लैंड पे है, और इसने इतना इतना क्या ले रखा है? वाटर वेपर। अभी तक इसकी कैपेसिटी इतनी बाकी है, समझ रहे हो? ये इसकी टोटल कैपेसिटी है, और टोटल इसने जो मॉइस्चर होल्ड करके रखा है ना, वो इतना है। समझ रहे हो? जैसे ऊपर गया मॉइस्चर तो उतना ही बचेगा, लेकिन कैपेसिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? फिर थोड़ा ऊपर गया तो ये उतना ही बचेगा मॉइस्चर, लेकिन थोड़ी और डिक्रीज होगी इसकी कैपेसिटी। समझ रहे हो? बाहर का फॉर एग्जांपल एक गिलास ले लो, कोई भी गिलास इमेजिन कर लो, उसके अंदर आपने मान लो इतना इतना गिलास पानी का भरा है, ठीक है, अभी ये गिलास है पूरा, ठीक है, पूरा इतना इतना भरा है आपने, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गिलास छोटा होता जाएगा, लेकिन पानी उतना ही बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब समझे? जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे पानी उतना ही बचेगा, पानी ना बढ़ेगा ना घटेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो ले चुका वो जितना लेना था। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए वैसे वैसे गिलास का साइज छोटा होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि गिलास अब उसको होल्ड नहीं कर पाएगा पानी को और छोड़ देगा सारे पानी को। समझे अब मेरी बात? समझे? जितना टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा उतनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती जाएगी? लो होती जाएगी। समझ गए? समझे? आगे बढ़ो फिर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको बंद करो तो गर्मी लगती है ना। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हिंदी में से पता ही आपको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ पता है ना आप लोगों को? निरपेक्ष की निपेक्ष क्या बोलते हैं?
निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अब ये क्या चीज है, लिख लो पहले, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, actual amount of water vapor in the air। समझे, हवा में कितनी आर्द्रता है उसको क्या बोल देंगे हम, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझे मेरी बात, जैसे कि इसकी बात हो रही थी ना, ये मैं बता रही थी ना आपको कि एब्सोल्यूट, ये जो कौन सी वाली ह्यूमिडिटी थी, ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ना, तो इसमें ये बाहर वाला घट रहा था, लेकिन ये नहीं ना घट रहा था, ये जो मैं अंदर का बता रही थी आपको कि इतना इतना मॉइस्चर है इस हवा में, समझ रहे हो, इतना इतना वाटर वेपर है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझे आप मेरी बात, समझ रहे हो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, वही जो एयर ने होल्ड करके रखी है, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। समझे मेरी बात, समझ गए। यानी कि जब मैं आपको कह रही हूँ कि एक एयर पार्सल ऊपर जा रहा है ना, ये एयर पार्सल है, ये एयर पार्सल है, ये ऊपर जा रहा है, इसके अंदर का ये जो था ना वाटर कंटेंट, वाटर वेपर, इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं। यानी कि एक एयर पार्सल कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या करता है, होल्ड करता है, उसको क्या कहेंगे हम, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और कितना करने की क्षमता रखता है, कितना कर रखा है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, और कितना करने की क्षमता रखता है, ये है इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर जाते जाते ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का साइज डिक्रीज होगा, लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी फिक्स रहेगी, जितना वाटर वेपर उसने होल्ड करके रखा है वो उतना ही रहेगा। समझ रहे हो, हर एक अलग अलग एयर पार्सल का अलग अलग कैपेसिटी होगी, लेकिन वाटर वेपर अगर एक, ये मान लो ये एक एयर पार्सल है, ठीक है, एक एयर पार्सल की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल, इसकी कैपेसिटी इतनी थी, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी जितनी है उसमें से इसने इतना सा वाटर वेपर होल्ड करके रखा है, पूरा वाटर वेपर होल्ड नहीं किया है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, वाटर वेपर इसने अभी तक भी क्या करके रखा है, उतना ही होल्ड करके रखा है, लेकिन कैपेसिटी इसकी डिक्रीज होती जा रही है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, ये उतना ही रह रहा है, कैपेसिटी डिक्रीज होती जा रही है, ऊपर गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि सैचुरेशन हो जाएगी इसकी। समझ रहे हो, सैचुरेशन यानी कि इसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, पकड़ा 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 और छूट गया। समझ रहे हो, कैपेसिटी बिल्कुल कम होगी इस टेम्परेचर पे जाके। समझे मेरी बात, कोई टेम्परेचर आएगा, अब डिपेंड करता है कि वो एयर पार्सल कैसा है, ठीक है, समझ आई। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर पार्सल या एयर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बात, समझ आई बात, समझ आई, सबको समझ आई। आगे बढ़ो, फिर थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको। थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली आपको सर्च करके बता देती हूँ। आपको समझ आ रही है मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ आ रही है पक्का। देखो ये टर्म्स थोड़ी सी ऐसी हैं कि आपको पढ़ के समझ नहीं आएंगी। अब ये क्या लिख रही हूँ मैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझने के लिए आपको ये सारा पता होना चाहिए पहले, ठीक है। चलो पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ लो, फिर उसके बाद बताती हूँ मैं व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब किताबों में ऐसे ऐसे डायग्राम होंगे, देख के आप पागल हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे ग्राफ्स होंगे, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कहाँ हो रहा है ना, ठीक है भाई। चलो आपको मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता देती हूँ, फिर उसके बाद समझो क्या होता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी लग गया आपको पता। अच्छा एक बात आप याद रखेंगे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं और अगर मैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की बात करूं, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या फिक्स रहती है? फिक्स नहीं रहती है ना, इट इज़ नॉट फिक्स, क्योंकि ये चेंज हो जाती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। लेकिन ये वैसे की वैसी रहती है, ये
फिक्स ही रहती है, जितना उसने उठा लिया वो उठा लिया, उसके बाद ये चेंज नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक पार्सल जा रहा है और ऊपर उसको फिर ओशन मिलेगा, उससे भी थोड़ी बहुत उठा लेगा ह्यूमिडिटी, ऐसा तो होगा नहीं, होने वाला है ना। यानी कि जो ह्यूमिडिटी है ना वो फिक्स ही रहेगी, वो एब्सोल्यूट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ। लेकिन जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। समझ आ रही है मेरी बात? वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। चलो फिर आगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे याद रखना है आपने, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ना लगे। बिल्कुल इजी वे से समझाती हूँ आपको मैं। ये पहले हेडिंग डालिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हिंदी में कहते हैं इसको सापेक्ष, जो भी है। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखना जरा अब थोड़ी देर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता क्या होती है? थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझो, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इनटू 100, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100। अब मान लीजिए, इसको छोड़ो अभी फिलहाल, अब आपको पता है ये तो क्या है, फिक्स नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, इतना तो पता ना आप लोगों को। अब एक बात देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिकली आप समझें इसको। अगर x इज इक्वल टू 7/15 मैं कर रही हूँ, ठीक है, 7/15 कर रही हूँ मैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 1 से ज्यादा आ पाएगी वैल्यू? नहीं आ पाएगी ना। यानी कि ये वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ये वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा x की वैल्यू कम होगी। इतना तो पता ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, पता ना। जितनी ये जो क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू घटती जाएगी, है ना। और ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये बढ़ेगा यानी कि या तो ये घटे तो ये बढ़ेगा, या तो ये बढ़े तब भी ये बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर x इज इक्वल टू 7/2 मैं करूं तो ये घटा ना, है ना, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? ज्यादा आ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इससे समझने की नहीं लगा ना पता? मुझे पता था ऐसे, अब तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो, ये बेचारे आर्ट्स के स्टूडेंट है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना है ये जो होता है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनवर्सली को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। ये बढ़े यानी उल्टा होता है, ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। और अगर सामने वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझे मेरी बात? यानी कि है क्या, फॉर्मूला क्या है? RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। यानी कि जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगी तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? समझे? अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम। जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगी? कम, तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? यानी कि अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाती हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है? तो जब बारिश होने वाली होती है उसी को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपने कई बार वेदर के लिए मैप वगैरह खोले होंगे, है ना, तो उसमें ऐसे दे रखा होता है ना कि प्रेसिपिटेशन इतने उसमें होगी, इतनी प्रेसिपिटेशन, इतने % में प्रेसिपिटेशन होगी, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी है, ड्यू पॉइंट इसका ये जाने वाला है, ये सब दिया होता है ना। उसमें कभी ऐसा तो नहीं लिखा होता ना कि उतनी बारिश होने वाली है, उतनी बारिश, ऐसा कभी देते हैं उतनी जितनी परसों हुई थी उतनी, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। वैल्यूज दे रखी होती है कि RH वैल्यू इतनी है ना, समझ रहे हो। प्रेसिपिटेशन इतने % होने वाली है। कभी ऐसा होता है कि परसों जितनी बारिश हुई थी उतनी होने वाली है, लिख देता है आपका फोन कभी ऐसे वेदर वार्निंग आपको देता है? राजेश का देता है मुझे लग रहा है। यानी कि ये वैल्यूज प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए जरूरी होती हैं। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैं आपको बताती हूँ। अब एक बार वो डायग्राम दिख जाए, मैं जो दिखाना चाह रही हूँ, दिख गया? आजा भाई। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। देखो बाहर वाला गोला क्या है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अंदर वाला क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो देखते जाओ। अब ये मान लो
ऐसे है, ये आपका लैंड है, ठीक है, ये लैंड है और यहाँ से ऊपर की तरफ गया है एयर पार्सल, समझ रहे हो। लैंड दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पेड़ पौधे लगाना चाहूंगी ताकि आपको फीलिंग आए कि ये लैंड है इस तरीके से, समझ रहे हो। यानी ये धरती अब ऐसे है फिलहाल के लिए, ठीक है। यानी कि पहले पार्सल यहाँ था, उस टाइम पे इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा टेम्परेचर दिया है, इसमें दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा, वाटर वेपर उतना ही है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उतनी ही है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगी, चेंज होगी तो क्या, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। थोड़ा सा ऊपर के टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज ही हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, 30 से 20 पे गया ना, डिक्रीज हुआ, कैपेसिटी डिक्रीज हुई, लेकिन वाटर वेपर अभी भी उतना ही है। जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस पे गए ना, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो हो गई है 0 और ये आ गया इसका सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी वो कितनी होगी, 100। क्या कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आओ। यानी कि अब जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, 100%। इस टाइम पे अगर देखते तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, समझ रहे हो। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब ज्यादा होगी तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बड़ी ही कम होगी। देखो ना 28% है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी घटती गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती गई, जैसे ही ये बिल्कुल खत्म होगी तो ये 100% होगी। समझे आप मेरी बात, अब समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, समझ गए। थोड़ा सीधे होकर बैठ जाओ। अनुभव के लिए एक स्पेशल मंगवाया जाएगा कोई गद्दा अलग से, अनुभव मंगवाया जाए, करें हम कंट्रीब्यूट थोड़ा थोड़ा, 100 रुपया डालेंगे तो सस्ता वाला तो आ ही जाएगा एक, है ना। जरूरत पड़ रही है पक्का। थोड़ी और कंफर्टेबल चेयर्स मंगवाई जाए आपके लिए जिन पे थोड़े गद्दा लगा हो, है ना, पीछे हो जाए, जैसे सिनेमा हॉल्स में लगी होती है ना, मूवी तो चल रही है ये, है ना, लेट के साथ में बीच बीच में ऑर्डर कर दो, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक आती रहे, खाते पीते रहे और एंजॉय करते रहे। कुछ और खाना है, वाह, ठीक है भाई, क्लियर है आप लोगों को ये बात। अभी एक डायग्राम मैं बनाऊंगी, वो आपने बनाना है, ठीक है अनुभव। चलो बनाओ, डायग्राम बनाओ। तो ये आपने लिख लिया, RH इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100 भी करना है, परसेंटेज में निकालना है ना, इनटू 100 करना पड़ेगा आपको, तभी परसेंटेज में निकल पाएगा इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है भाई, क्लियर है। 100% जो दिया था वो परसेंटेज कैसे निकाला है, इनटू 100 करके तो निकाला है, समझे, समझ गए। चलो आगे, यानी कि देखिए, यानी कि अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं, इसमें एक है मेरे पास ये पार्सल, वही वाला थोड़ा बना लो ताकि घर जाके, ये है क्या इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी RH एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ना, इस समय भी RH क्या होगा, कम। अब अगर इनकी वैल्यू होगी ना आपके पास तो RH की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि 10% आएगी या 20% आएगी, समझ रहे हो। इनकी वैल्यू नहीं है, इतना ही पता ना कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गए तो आपको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी और ये तो उतनी रहने देनी पड़ेगी, है ना। तो RH वैल्यू थोड़ी सी इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जब बिल्कुल ऊपर गए, जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बिल्कुल 0 हो गई और सिर्फ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बची है, जब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, इस समय पे RH क्या होगा, हाई। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा हाई इसमें और लो इसमें, समझ गए भाई। क्लियर है, ठीक है भाई, समझ आई बात। लिखिए, different parts of the country have different humidity capacity। अब आपको पता ही है डिफरेंट ही होगी, हर जगह सेम टेम्परेचर तो होगा नहीं, जहां जैसा टेम्परेचर वहां वैसी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और जहां जैसी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी वहां वैसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, समझ रहे हो, समझे। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, इधर मत देखते रहो, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, सुन नहीं रहे हो और देखे जा रहे हो कि क्या कितने गोले बनाए हैं, उतने गोले बना लूं और उतनी बार भर लूं। पहले सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमारा ही जो देश है इसमें ही लैटिट्यूड में कितना फर्क है ना। तो हर जगह सेम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि हर जगह टेम्परेचर डिफरेंट है, जितना टेम्परेचर डिफरेंट उतनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अलग, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अलग, तो उसी के बेसिस पे निकलेगी क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझे मेरी बात।
मंडे को पूछूंगी मैं ये सब, अभी तो तुम हाँ हाँ कर रहे हो, ठीक है। मंडे को भूल जाओगे तब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगा और ह्यूमिडिटी हो जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अभी मंडे तक रुको, अभी एक डायग्राम बनाओ, उसके अंदर बड़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। आओ दोस्तों बनाते हैं, चलो। वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा 2-3 चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा बतानी है आपको, ठीक है। इसमें हम एक एयर पार्सल ना बना के 3 एयर पार्सल बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के 3 एयर पार्सल, समझे। आपको समझाने के लिए ये किया जा रहा है, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दें। ये एक एयर पार्सल, ठीक है, ये दूसरा एयर पार्सल और ये तीसरा एयर पार्सल, ठीक है भाई। तीनों में जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है ना वो बराबर है, यानी कि तीनों में बराबर है। तीनों में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, बराबर। ये एयर पार्सल 1, 2, 3 एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तीनों में बराबर है, लेकिन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट। क्या लगता है किसकी सैचुरेशन पहले आएगी, किसकी सैचुरेशन, इसकी पहले आएगी। सबसे छोटा है ना ये, पास में ही गिर जाएगा ये, ठीक है, समझे। तो मान लीजिए इसकी सैचुरेशन आती है, ये थोड़ा ऊपर जाता है जब एयर पार्सल, तो इसकी आती है 3 डिग्री सेल्सियस पे। 3 डिग्री सेल्सियस पे अभी तक पहुंचा है, ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा है और इधर क्या हो गया है, इसको सैचुरेशन आ गया इसका, यानी कि ये अब इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पूरी खत्म हो चुकी है। समझ रहे हो बात मेरी, इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। देखो अब मैं एग्जैक्टली पूरा एक्यूरेट करके कि हाँ इतना नहीं अब इतना बनाऊंगी वो नहीं कर सकती, मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से अपने अंदाजे से डब्बे बनाती जा रही हूँ ये, ठीक है। तो अब इसकी क्या आ गई, इसमें इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अब सैचुरेशन पॉइंट लिखिए। अब ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट, समझते हो ना। पढ़ते जा रहे हैं, फिर उसके एक टाइम आया है दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। आपके वैसे भी नहीं जा सकता अगर ध्यान कहीं इधर उधर हो। हाँ कैपेसिटी खत्म हो गई, अब दोबारा नहीं, मतलब खाते जा रहे हैं, अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। अब मैं नहीं खा पाऊंगा, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी सैचुरेशन पॉइंट आ चुकी है, अब मैं सो नहीं पाऊंगा। ऐसा होता है कभी कि आता है एक टाइम सबका भाई, कि अब आता है अनुभव का, तो मुझे लगता आता है कि सोए जा रहा हूँ। एक तो टाइम आता है कि नहीं यार उठना ही पड़ेगा, है ना। एक मेरा कज़न था, काफ़ी आलसी था, नहीं मतलब है अभी भी बेचारा, तो उसको एक दिन उसके घर वाले ने कहा कि आज इसको उठाएंगे नहीं, सोने दो जितनी देर सोता है। तो वो बंदा शाम के 7 बजे उठा है, पूरा रात दिन सुबह सोया। 7 बजे भी आई थिंक शर्म के मारे उठा होगा कि यार उठ ही जाता हूँ, है ना, ठीक नहीं है बात। 7 बजे उठा तो उसका भी आया ना सैचुरेशन पॉइंट, चाहे शर्म के मारे आया हो, है ना। कितना सो लेगा इंसान, बीच में तो नींद जागती है, कितना सो लेगा, हर टाइम तो नहीं सो सकता। वो आलस होता है कि बेड पे लेटा रहूंगा मैं, है ना, तो ये बात होती है। तो सैचुरेट समझ गए, यानी कि इसकी RH वैल्यू अब इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम और कैपेसिटी, समझे। RH वैल्यू समझ गए क्यों है मैक्सिमम, क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है, अब बिल्कुल कम कैपेसिटी, अब सैचुरेशन आने वाली है इसकी, समझ गए। और जिस पॉइंट पे ऐसा हुआ है ना, यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये हुआ है, ठीक है, इस टेम्परेचर को बोलेंगे इस एयर पार्सल का ड्यू पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्या है, इसका ड्यू पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे औसांक बिंदु, ड्यू पॉइंट हिंदी में कहेंगे औसांक बिंदु। औसांक, देखो औसांक बिंदु क्या होता है, ये वो पॉइंट है टेम्परेचर का जब एक एयर पार्सल क्या हो जाएगा, गैसेस से किस फॉर्म में चेंज होने वाला है, अब ये लिक्विड में, समझ रहे हो, लिख लीजिए। मिनिमम टेम्परेचर वेयर द कैपेसिटी, मिनिमम टेम्परेचर वेयर द कैपेसिटी सैचुरेटेड, मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की बात हो रही है, वेयर द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी सैचुरेटेड, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट जब एक एयर पार्सल का सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, उसी को क्या बोल देंगे हम, ड्यू पॉइंट। वो टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट, समझे मेरी बात। चलो फिर इसका भी बनाएं। ये एयर पार्सल भी जाता गया, ऊपर जाता गया, ये एयर पार्सल का जो ड्यू पॉइंट आया वो आया 2 डिग्री सेल्सियस पे, समझ रहे हो। 2 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्या आ गया, थोड़ा ऊपर जाके आया ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, आ गया इसका सैचुरेशन पॉइंट, RH वैल्यू
मैक्सिमम कैपेसिटी, समझे, समझ गए, ठीक है। तो इसका ड्यू पॉइंट क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस है ना। आगे आओ, इसका दो डिग्री है तो 0 डिग्री भी कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। और मान लो -3 डिग्री सेल्सियस पे इसका आया ये यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट, इसकी सैचुरेशन पॉइंट यानी कि और ज़्यादा ऊपर जाके आई, और ज़्यादा ऊपर जाके आई ना इधर, मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी तो इसकी कैपेसिटी खत्म ही नहीं हो रही थी, ज़्यादा जा रहा, जाता जा रहा, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि कैपेसिटी खत्म ही नहीं हो रही है, और ज़्यादा जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, और कहाँ चला गया, 0 डिग्री से भी ऊपर। 0 डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। इसके ऊपर जाते ही चीज़ें फ्रीज लग जाती हैं उन्हें, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पहुँच गया, इसकी भी RH वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम और सैचुरेशन आ गया, ठीक है। देखना, ध्यान से सुनना आप जो मैं बोलने जा रही हूँ। ये जो था ना, ये जो एयर पार्सल था ना आपका, इसकी सैचुरेशन हुई है 0 डिग्री से अबव। अबव समझते हो, 0 डिग्री से अबव मतलब ऐसे मत समझना ऊपर, अबव मतलब 0 डिग्री से ऊपर, 1 2 3 4 5 वो वाला अबव। यहाँ तो ऐसे देखोगे तो अबव ऐसे, ऐसे नहीं अबव, अबव यानी कि 0 डिग्री से अबव, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। 0 डिग्री से अबव अगर किसी चीज़ का ड्यू पॉइंट आता है तो वो रिजल्ट करता है रेनफॉल में, सुन रहे हो। यानी कि इस एयर पार्सल से भी क्या होगी, रेनफॉल। ये भी 0 डिग्री से अबव है ना, 2 डिग्री सेल्सियस। इधर भी क्या होगी, जो बिलो 0 डिग्री है यानी जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जा चुका है, -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, ये रिजल्ट करेगा स्नोफॉल में। समझे मेरी बात, ये किस में रिजल्ट करेगा, स्नोफॉल में, समझ रहे हो। लिखिए, if the dew point of an air is above, if the dew point of an air is above the freezing point, is above समझ गए ना। अब above ये मत समझ लेना कि 0 के above तो -3 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला above नहीं, above यानी 0 डिग्री से ऊपर, 1 2 3 4 आता है ना, ये नीचे वाला, ठीक है। if the dew point is above 0 डिग्री सेल्सियस या freezing point, it means resultant precipitation is in the form of liquid, precipitation यानी बारिश, ठीक है। अगर क्या लिखो हिंदी में अगर जो आपका एयर पार्सल है वो औसांक बिंदु से ऊपर, उसकी क्या है, सैचुरेशन को क्या बोलेंगे, अब सैचुरेशन हो रही है तो वो पानी में आएगा यानी कि रेनफॉल होगी। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, फ्रीज होने को क्या बोलते हैं, सख्त, जमनांक बिंदु, क्या बोलेंगे, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट तुम समझ गए ना क्या है, तो बस समझ आना चाहिए, मेरा काम है समझाना। किताब से पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना 11th की NCERT उससे पढ़ लेना, ये सारे चैप्टर्स दिए हैं उसमें, ठीक है, क्लियर है। तो लिखिए, ये लिख लिया, if the dew point of an air is above the freezing point, it means the resultant precipitation is in the form of liquid, ब्रैकेट में मतलब रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल की बात हो रही है, प्रेसिपिटेशन होता है ना 100% प्रेसिपिटेशन, 20% प्रेसिपिटेशन। if the dew point is below the freezing point, then the resultant precipitation is in the form of snow या ice crystals, ठीक है, ice crystals की फॉर्म में होगा। समझ गए हो ना आप। तो मैं अब इससे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती कि आइस क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, बर्फ़ या हिमाद्र, जो भी बोलते हैं, ठीक है, खैर है भाई। आपने देखा होगा बरसात या फिर सर्दियों में एयर पार्सल, मान लीजिए ये कुछ पहाड़ है और यहाँ पे आप लोग रह रहे हो, एयर पार्सल कई बार यहीं पे ड्यू पॉइंट ले आते हैं, यहीं पे फोग जिसको कहते हैं, समझ रहे हो। यानी कि जो टेम्परेचर उनको चाहिए था ना, किसके लिए, सैचुरेशन के लिए, वो उनको यहीं पे मिल जाता है नीचे। समझे मेरी बात। जब ठंड होती है तो रात भर क्या होता है, रात भर यहाँ पे
एयर पार्सल जो है वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर गेन करता है और यहीं पे सुबह जब उठते हैं आप तो क्या हो जाता है, लेकिन उन बादलों से उतनी बारिश नहीं हो पाती, फोग से बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि अगले दिन सनलाइट आ जाती है, सनलाइट से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो। यानी कि रात भर फॉग बनी, जैसे ही थोड़ा बहुत सूरज आया, फॉग को इसने इस फोग वाले, मतलब फोग यानी एयर पार्सल ही है जिसकी कि सैचुरेशन हो चुका है अभी, है ना, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताऊंगी बारिश के लिए सिर्फ ये सब जरूरी नहीं है, और भी बड़ी सारी चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें से बारिश नहीं हो पा रही है क्योंकि क्या, बारिश के पहले ही क्या आ गया, सूरज की किरणें, जिन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, समझ गए ना मेरी बात। तो कई बार इसीलिए दिन को भी बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बारिश के लिए एक और चीज जो जरूरी है वो क्या है। देखो, मान लीजिए एयर पार्सल था, ऊपर जा चुका है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, सैचुरेशन हो चुकी है, इस एयर पार्सल की सैचुरेशन हो चुकी है। एयर पार्सल यानी कि बड़े सारे इसने छोटे वाटर वेपर्स कंटेन करके रखे हैं ना। अब वाटर वेपर जो भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ है, ये गिरेगी नीचे तो इसको कोई तल चाहिए होता है, तल समझते हो, बेस चाहिए होता है, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि ये आपस में आके बूंद बनेगी, थोड़े वाटर वेपर्स आके बूंद बनेंगे। अब इन बूंदों को बरसने के लिए क्या चाहिए होगा, एक बेस चाहिए होगा। वो बेस जो होता है वो होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। मैं बताती हूँ आपको क्या है ये। अब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कुछ भी हो सकता है कि जब वेपराइजेशन हो रही थी तब जिस समुद्र से इसकी इवेपोरेशन हुई है वहां के कुछ सॉल्ट्स जो हैं उसके छोटे पार्टिकल्स हों, ठीक है। एरोसोल, प्रदूषण के पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना, कोई भी चीज, यानी कि माइन्यूट पार्टिकल्स में चाहिए आपको, किसके लिए, इन बूंदों को बेस बनाने के लिए, तब ही ये बारिश करवा पाएंगे, समझ रहे हो। अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है वो एब्सेंट रहता है ना तो क्या होता है, बारिश नहीं हो पाती है, समझे आप मेरी बात। इसीलिए थोड़ा बहुत प्रदूषण के पार्टिकल जाना जरूरी है या फिर सॉल्ट के पार्टिकल जाना जरूरी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के फॉर्म में होती है वो जाना जरूरी है। कई बार जब सूखा पड़ जाता है ना, जब सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ने से क्या होता है, बारिश नहीं होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सैचुरेशन नहीं हुई है, सैचुरेशन पॉइंट, बादल हैं उनकी सैचुरेशन भी हो चुकी है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो नीचे फॉल कर सके, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई दिया जाता है जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर आयोडाइड, मतलब बौछार की जाती है ताकि इन बादलों को एक बेस मिले। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना, सिल्वर आयोडाइड कहाँ यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है ये पेपर में, छोटे वाले पेपरों में, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन से आप वो मत समझ लेना जो मूवीज में पाइप लगा के होती है, उसकी बात नहीं हो रही है। आर्टिफिशियल रेन यानी रेन उसी से, बादलों से हो रही है, लेकिन आर्टिफिशियली, नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है। आर्टिफिशियली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भेजा जा रहा है जिसकी वजह से वो रेन हो जाए। अब ये बड़ा ही नाप तोल के करना पड़ता है इसका, ठीक है, छिड़काव जो है नाप तोल के करना पड़ता है। कई बार इतनी ज्यादा सुपर सैचुरेशन हो चुकी होती है ना बादलों की कि बाढ़ भी आ जाती है, और चाइना में इसके कारण बाढ़ आई भी थी, समझ रहे हो। चाइना जैसी जगह पे होती हैं ऐसी चीजें, ठीक है, कि अगर सूखा पड़ रहा है तो पानी लेने के लिए क्या किया जाए, ये सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाए, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल जाएगा, जिसके कारण बारिश हो पाएगी। अब बारिश हो पाएगी मतलब क्या हो पाएगा, फसल उग पाएगी, जो भी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा ही तरीके से करना पड़ता है वरना ये बाढ़ का कारण भी बनता है। समझ आई आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो लिखिए जरा थोड़ा सा, लिखिए कंडीशंस ऑफ कंडेंसेशन इन एयर। कंडेंसेशन ऑफ एयर मतलब कंडेंसेशन कैसे हो, कंडेंसेशन समझते हो ना, जो इवेपोरेट हो चुका है उसको कंडेंस होकर नीचे आना, समझ रहे हो ना। एक होती है इवेपोरेशन, एक होती है कंडेंसेशन, याद है ना आपको। तो लिखिए कंडीशंस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एयर, संघनन की स्थिति, हिंदी में संघनन की स्थिति, संघनन की स्थिति, कंडीशंस ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि यही बारिश होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए होती है। लिखिए टेम्परेचर एक तो मिनिमम चाहिए होता है, फर्स्ट कंडीशन इज मिनिमम टेम्परेचर, सेकेंड वन इज
ड्यू पॉइंट, उसका ड्यू पॉइंट अचीव हो जाना चाहिए। ड्यू पॉइंट समझते हो ना अब आप, ड्यू पॉइंट वही वाला टेम्परेचर जहाँ पे उसका टेम्परेचर जो कैपेसिटी है वो मिनिमम हो चुकी हो। सेकंड ड्यू पॉइंट, हिंदी में कहेंगे इसके औसांक बिंदु, औसांक बिंदु। थर्ड वन इज सेचुरेशन ऑफ एयर, एयर की सेचुरेशन हो चुकी है। सेचुरेशन यानी कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के लिए अब कोई जगह नहीं है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो लिखिए सेचुरेशन ऑफ एयर। तीसरा है सेचुरेशन ऑफ एयर यानी कि हवा जो है वो सेचुरेट हो जानी चाहिए, सेचुरेशन ऑफ एयर। फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो मिनिमम हो जानी चाहिए। सारी एक दूसरे से रिलेट कर रही है लेकिन पता होना चाहिए आपको, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जानी चाहिए, मिनिमम, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम एंड मैक्सिमम RH वैल्यू। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मिनिमम होगी तो RH वैल्यू तो मैक्सिमम होगी ही, RH क्या होगी, मैक्सिमम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन इसके साथ साथ ही जो मैंने आपको अभी बताया एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आर्द्रता ग्रही नाभिक, हिंदी में आर्द्रता, आर्द्रता ग्रही नाभिक, आर्द्रता ग्रही नाभिक, ठीक है। एक तरीके का ये किसका काम करेगा, बेस का, सपोर्ट का, जिसके ऊपर वो बूंद टिक पाए, बन पाए और गिर पाए, समझ रहे हो। वरना तो वो ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी बूंदें रहेंगी ना, कोई बेस मिलेगा तभी तो उसके ऊपर इकट्ठी होंगी आकर वो छोटे छोटे वेपर्स, और एक बूंद बनेंगे और वही बूंदें बारिश बन के गिर पाएंगी, समझ रहे हो मेरी बात, समझे। लिखिए ये ऐसा सपोर्ट है जिसके ऊपर पानी की बूंद बन रही है, ठीक है। पानी की बूंद कैसे बन रही है, छोटे छोटे वेपर से मिलके, लेकिन कैसे मिलेंगे, कोई बेस तो चाहिए ना उनको, समझ रहे हो, समझे, ठीक है। और अगर ऐसा बेस ना मिले, ऐसा बेस ना मिले तो जो वो एयर होगी ना वो ज्यादा से ज्यादा सेचुरेट, मतलब RH वैल्यू उसकी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो ऐसी एयर को सुपर सेचुरेटेड एयर कहते हैं। कई बार आ जाता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सुपर सेचुरेटेड एयर। सुपर सेचुरेटेड एयर इज क्या है, ये है कि सेचुरेशन हो चुकी है लेकिन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं मिल रहा, और ज्यादा ऊपर चले जा रही है, सेचुरेशन होती जा रही है, सुपर सेचुरेशन होगी उसकी, समझ रहे हो, सुपर सेचुरेटेड एयर, सुपर सेचुरेटेड एयर। इज दैट क्लियर, क्लियर है ये, ठीक है। तो आर्टिफिशियल एयर के रेन के बारे में आपने लिख लेना है। आर्टिफिशियल रेन किसकी हेल्प से होती है, सिल्वर आयोडाइड की हेल्प से, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड को एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई छिड़का जाता है, जिसकी मतलब फैलाया जाता है ताकि उन वेपर्स को बेस मिले और उनकी बूंद बने उन बेसिस के ऊपर। और साथ में अब कई बार इतनी ज़्यादा सुपर सेचुरेट हो चुकी होती है एयर की, ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल गया, जिसके कारण ज़्यादा बारिश होगी, तो ज़्यादा बारिश से तो बाढ़ ही आएगी ना, यही होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। टाइम देख लो एक बार कितना हुआ, ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ इसमें से आपको दिक्कत तो पूछो, देख लो एक बार जो आज पढ़ा है, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, देख लो पहले क्या क्या पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछो। क्लियर हो गया आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, क्लियर है ये अनुभव। यस बिल्कुल, ठीक है। और डिपेंड भी करता है कि आपका सीजन कौन सा चल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि पार्सल नीचे है या ऊपर है, ठीक है। और नीचे टेम्परेचर कैसा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो नीचे सेचुरेशन नहीं हो पाएगी, थोड़ा ऊपर जाके होगी। अगर नीचे ही टेम्परेचर कम बन रहा है तो नीचे ही सेचुरेशन हो जाएगी, जो कि फोग का कारण बनेगी, समझ गए। तो ऐसा आप कभी नहीं बोल सकते हो कि हम बादलों में नहीं रहे हैं, आपके आसपास बादल चलते हैं ना, फोग, ठीक है। अब चंबा में चलते हैं, आई थिंक बनती है फॉग, ठीक है भाई, क्लियर है। कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं